नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे सी प्रोसेस का। देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट देखा था और पिछले प्रोग्राम में भी कई सारे प्रोग्राम देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इनहेरिटेंस हमने शुरुआत की क्लास में बताया था कि उप्स का एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उप्स प्रोग्रामिंग का। और इसके अलावा इसके इसके साथ हम क्या बेनिफिट अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस हम करते क्यों हैं, इससे हम अचीव कर सकते हैं कि कोई भी कोड जो बना बनाया हो वो हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, यानी हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस को अगर हम रियल लाइफ में अगर जोड़ें, रियल लाइफ में जैसे हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है बिना इम्प्लीमेंट किए हुए, जैसे अगर कोई पेरेंट्स गुस्से वाले होते हैं तो उनके बच्चों में भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, या जिनको डांस बहुत अच्छा आता हो तो उनके बच्चे भी डांस में अच्छे होते हैं, एक्टिंग अच्छी होती है तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी जो पेरेंट में थी वो चाइल्ड में अपने आप ट्रांसफर हुई, जबकि उस चाइल्ड ने अभी अचीव नहीं किया, उसको बनाया भी नहीं। यानी वो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो जो पेरेंट की प्रॉपर्टी वो अपने आप ट्रांसफर हो जा रही है चाइल्ड में। ऐसा ही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में आया तो उसी को बोला गया इनहेरिटेंस। मैंने शुरुआत में बताया था कि उप्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसने प्रोग्रामिंग करने का नज़रिया चेंज किया। उसने बताया कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, प्रोग्रामिंग को सोचने का तरीका चेंज किया। ठीक है, उसने रियल लाइफ से जोड़ना समझा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इनहेरिटेंस अगर हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को अपने अंदर जोड़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स से अपने आप मेरे अंदर आई है, मिलती जुलती जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और जब हम अपने आप को इनहेरिट करते हैं तो इनहेरिट होने के बाद ऑटोमेटिक इनहेरिट होता है, और जो प्रॉपर्टी फिर उसके बाद हम गेन करते हैं वो एडिशनल होती है और फिर वो हमारे चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती है, जो हमारे चाइल्ड्स होंगे उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब यहाँ पर इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पर दो क्लासेस पाई जाती हैं। एक वो क्लास जिसमें प्रॉपर्टी पहले से है, और जो दूसरी क्लास जो उसको प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, यानी ले रही है, अचीव कर रही है, यानी इसको जो चाइल्ड क्लास होगा। तो दो क्लासेस जो होंगी, इसमें से इन क्लासेस को हम लोग या तो बेस क्लास कहते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी दी गई है, तो उस चाइल्ड को जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक है, या फिर उसको हम सुपर क्लास बोलते हैं, या फिर उसको सब क्लास बोलते हैं, या उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, या फिर चाइल्ड क्लास बोलते हैं। यानी अगर एक क्लास है जिसका नाम है ए, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज बी में ट्रांसफर हो रही हैं इनहेरिटेंस द्वारा, तो यहाँ पर जो ए क्लास होगी वो पेरेंट होगी और जो बी क्लास होगी क्या होगी, चाइल्ड होगी। वहाँ पर नाम दिए गए तो तीन नाम से हम उसको पहचान सकते हैं, तो बेस क्लास कहेंगे, तो दूसरी वाली क्लास को डिराइव्ड क्लास कहेंगे, उसको सुपर क्लास कहेंगे, सब क्लास कहेंगे, पेरेंट क्लास कहेंगे, चाइल्ड क्लास। ये उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात हमें दिमाग में रखना है, ये नोट करके मैंने लिखा है कि इनहेरिटेंस प्रोवाइड द इज अ रिलेशनशिप। अब ये कहता है इज अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, मैमल इज अ एनिमल। मैमल क्या होता है, एनिमल होता है। तो डॉग इज अ मैमल, हेंस डॉग इज अ एनिमल एज वेल एंड सो ऑन। ठीक है, यानी आपने बात समझ में आ रही होगी कि ये एक तरीके से रिलेशन शो कर रहा है इनहेरिटेंस का। वैसे ही हम अपने पेरेंट के चाइल्ड हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को इज अ रिलेशन शो करता है। तो ये इंटरव्यू में कभी पूछ लेते हैं इनहेरिटेंस किस तरीके के रिलेशन को शो करता है, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें क्या देना है, इज अ रिलेशन। अब क्वेश्चन बनता है कि इनहेरिटेंस के बेनिफिट क्या होंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ रही है, प्रोवाइड द रियूजेबिलिटी ऑफ कोड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड क्लास, यानी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे इसका अगर रियल लाइफ में एग्जांपल समझें तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में कई सारे वर्जन बन रहे हैं। आप लोग कहते हो कि किटकैट आया, लॉलीपॉप आया, जिंजर ब्रेड आया, ये सब क्या है, दीज आर द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप खुद सोचिए कि जो भी नए वर्जन आए होंगे, क्या पुराने वर्जन को सारा, पुरानी प्रॉपर्टीज को सारा खत्म कर दिया होगा, नहीं। आपको पता है कि उसमें नई चीज़ें जोड़ दी गई होंगी। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर होगा, जो डेवलपर होगा, उसने क्या किया होगा, सारा पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से बनाया होगा कि उसी प्रॉपर्टी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा लिया होगा और उसमें नई चीज़ों को जोड़ा होगा, यानी एडिशनल चीज़ों को ऐड किया होगा, बस ना। इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। यानी पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में अपने आप ट्रांसफर हो रही है, यानी पेरेंट में जो प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं उनको चाइल्ड में दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको, ये एग्जाम्पल आप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि आप अपना जो लैपटॉप चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 ये सब यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी कहीं ना कहीं विंडोज़ एक्सपी से आई होंगी। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ जो आई हैं, विंडोज़ एक्सपी में जो कोड रहा होगा वो एज इट इज़ ले लिया गया और कुछ एडिशनल उसमें चीज़ें डाल करके नया वर्जन बना दिया गया। तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हुआ। और जब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होगा पेरेंट का, तो उसका सबसे बेनिफिट, एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि ये ईजी एंड फास्ट मेंटेनेंस वाला होगा। मेंटेनेंस कैसे हो सकता है, अब आपको पता है कि एक्सपी वाला जो कोड आया होगा उसमें तो कोई गलतियां होंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो रनिंग था। तो जो नई चीज़ें बनी होंगी उसी में दिक्कत हुई होगी, तो उसमें हम चेंजेस करना आसान होगा। इसी को बोलते हैं फास्ट मेंटेनेंस।
और आप खुद समझ पा रहे इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट, यानी नया वर्जन बनाना बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा भाई? आसान इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो कोड बना था उसमें हमको नया चीज़ केवल जोड़ना है, तो फास्ट एंड इजी डेवलपमेंट हो गया। यानी अगर कोई कैलकुलेटर अगर हम बनाना होता तो 1.0 के बाद जो दूसरा 2.0 हम वर्जन बनाते, तो सीधी सी बात है उसमें जो पहले से प्रॉपर्टीज़ रही होंगी उसको हम इनहेरिट कर लेते और आगे उसमें नई चीज़ें जोड़ देते। अगला भी समझ में आ रहा है, फास्ट एंड ईजी डिबगिंग। डिबगिंग मतलब एरर को दूर करना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एरर को दूर करना भी बहुत आसान होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि जो इनहेरिटेंस होता है कितने तरीके का होता है। तो इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस दो तरीके का होता है मेनली, ठीक है। इसको हम 4-5 तरीके से अचीव कर सकते हैं, बट रियल में अगर बताएं तो इनहेरिटेंस एक्चुअली में केवल दो ही तरीके से होता है, या तो सिंगल इनहेरिटेंस होगा या मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। अब सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जिसका एक पेरेंट होगा और उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाए। जैसे ए और बी, इस डायग्राम में अगर हम समझें तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, चाइल्ड पेरेंट है, और इसकी प्रॉपर्टी किस में जा रही है, चाइल्ड बी में। तो बी यहाँ पर क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, इसका मतलब ए की प्रॉपर्टी बी में गई। तो इसको हम इस मॉडल को बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें पेरेंट एक होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी किस में चली गई, सी में। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस केवल C++ में ही अचीव किया गया है, पॉसिबल हुआ है, जबकि जावा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जावा में क्यों अचीव नहीं किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जावा में क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं किया गया आपको पता करना है, जबकि C++ में अचीव किया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि कैसे सॉल्व करता होगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको तरीका क्या होगा, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होगा, क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का नाम देंगे, फिर देना है एक्सेस, कोलन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनहेरिटेंस करते समय कोलन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अब क्वेश्चन बनता है एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, वही जो हमने आपको बताया था, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 स्पेसिफायर मैंने बताए थे। वही स्पेसिफायर यानी विजिबिलिटी कैसे, यानी जो पेरेंट हमारा, पेरेंट 1 जो हमारा इनहेरिट हो किससे, चाइल्ड से, तो उसकी विजिबिलिटी क्या हो, प्राइवेट हो कि पब्लिक हो कि प्रोटेक्टेड हो। ये 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कॉमा लगा के, दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर एंड पेरेंट 2। अब इसी तरीके सो ऑन, जितने भी मल्टी इनहेरिटेंस आपको अचीव करने हो, जितने भी चाइल्ड को अचीव इनहेरिट करना हो, वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आपके बाद दिमाग में समझ में आया। तो यानी कि इस सिंटैक्स को ध्यान रखना है, यहाँ कोलन लगाना है, एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, स्पेस दे करके पेरेंट का नाम देते हैं, फिर कॉमा लगा के, अगर आपको मल्टीपल करना है तो कॉमा लगा के दूसरा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोबारा यहाँ कोलन नहीं लगाएंगे, बस एक बार कोलन लगाना है, आप चाहे जितने पेरेंट को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है inherit.cpp नाम की फाइल से, ठीक है। उसको हम देखते हैं, और उस क्लास के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है, उसका नाम है सेप क्लास। क्या नाम बताया है, सेप क्लास। और सेप क्लास के 2 पेरेंट हैं, मतलब 2 चाइल्ड हैं, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल, ठीक है। सीधी सी बात है, सेप की 2 प्रॉपर्टीज, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो एक क्लास मैंने बनाया, क्लास सेप, उसके अंदर वेरिएबल बनाया है, फ्लोट A, B, C, 3 वेरिएबल बनाया। पब्लिक टाइप का ध्यान रखने वाली बात है। वाइड गेट डायमेंशन, गेट डायमेंशन नाम का एक मेथड बनाया है, फंक्शन बनाया है, फ्लोट x और फ्लोट y। इसने क्या किया है, वैल्यू को इनिशियलाइज किया केवल, और इस क्लास को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर बंद क्यों किया, क्योंकि एरिया वगैरह नहीं बनाया। अब दूसरी जब क्लास आई तो दूसरी क्लास में एरिया, अब एरिया जो होगा, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल स्क्वायर का, दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट, और स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उस शेप नाम की क्लास के अंदर उस मेथड को डिफाइन नहीं किया। बट जब नीचे आए तो मैंने रेक्ट को इनहेरिट किया शेप से, और शेप को इनहेरिट करते समय क्या लगाया, पब्लिक। यानी पब्लिक का मतलब हुआ कि शेप की जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्ट में आने पर भी वो पब्लिक बन जाएं। ध्यान समझिएगा, शेप की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इसके वेरिएबल्स ABC एंड जो मेथड है, ये तीनों, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं, जब रेक्ट के अंदर इनहेरिट हो यानी ट्रांसफर हो तो कैसी रहें, पब्लिक रहें बाय डिफॉल्ट। और पब्लिक का मतलब आपको पता है कि कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड बनाया गया वाइड एरिया, और वाइड एरिया के अंदर B इंटू सी। अब B इंटू सी कहाँ से आया, B और C नाम का जो वेरिएबल है ये शेप क्लास का है। यहाँ से देखिए, ये देखिए B और C और A नाम का वेरिएबल। अब ये ABC तीनों वेरिएबल कहाँ से यूज हो रहे हैं, यहाँ से। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू A मैंने प्रिंट करा दिया, और इंडल तो आप जानते हैं न्यू लाइन के लिए होता है। स्क्वायर दूसरा मेथड मैंने क्लास बनाया, इसका नाम है स्क्वायर, उसके अंदर भी पब्लिक इनहेरिट किया शेप को इनहेरिट किया, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ गए होंगे। यहाँ पर B इंटू बी, अब साइड बाई साइड होता है आपको पता है, तो मैंने B इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दिया A से, और A में आंसर जो आएगा मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब आइए जरा इसके एग्जाम्पल्स में मेन में आते हैं, ठीक है। तो अगर मेन में आते हैं तो मेन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्लियर किया स्क्रीन, और रेक्टेंगल का R नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और स्क्वायर S नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। R डॉट गेट डायमेंशन 10.5 20.5, ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज गई, एक्चुअली में ये डबल वैल्यू है,
लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए केवल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जा रही है, ठीक है, आप समझिएगा केवल। तो 10.5 गया होगा, 20.5 गया होगा, कहाँ गया होगा, गेट डायमेंशन नाम के मेथड। गेट डायमेंशन नाम का मेथड कहाँ पर है, शेप में है, जबकि मैंने कॉल किससे किया है, रेक्ट नाम के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो रेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्यों कॉल कर पा रहा है, क्योंकि रेक्ट इनहेरिट हो चुका है शेप से। इसका मतलब जो गेट डायमेंशन मेथड है वो ऑलरेडी रेक्ट नाम के मेथड के मतलब क्लास के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जबकि वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी है, यानी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है, आ गया होगा। उसके बाद मैंने आर डॉट एरिया, जब आर डॉट एरिया कॉल किया तो 10.5 और 20.5 जो गया था वो बी इंटू सी में गया था, ऊपर वाले मेथड में आप देख सकते हैं, ये गेट डायमेंशन में एक्स और वाई से मैंने इनिशियलाइज किया था, तो बी इंटू सी में गया, तो मल्टीप्लाई करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो ए में आएगी और ए को यहाँ पर प्रिंट कर दिएगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तीसरे में आइए जरा, इसके बाद वाली लाइन में यहाँ पर, तो ये मैंने क्या किया, एस डॉट गेट डायमेंशन। अब ध्यान से रखने वाली बात है, गेट डायमेंशन 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तो मुझे 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर के लिए केवल एक ही आर्गुमेंट की जरूरत है, एक ही साइड चाहिए, दूसरे साइड की हमें जरूरत नहीं है, जबकि रेक्टेंगल में 2 चाहिए था, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पर हमने क्या किया, 20.5 दिया, 22.5, ये क्या है, एक साइड की वैल्यू गई, उसमें दूसरे वाले मैंने 0 दे दिया, यानी मान लिया कि विड्थ हमें दूसरे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वैल्यू गई होगी एक्स और वाई में। एक्स में क्या होगा, एक्स में 22.5 आया होगा गेट डायमेंशन वाले मेथड में, इसको बी में इनिशियलाइज कर दिया होगा, यानी बी में हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और सी में क्या आ गया होगा, 0, समझ गए होंगे। अब इसको मैंने जब एस डॉट एरिया को कॉल किया तो क्या कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा यहाँ पे, ये बी इंटू बी, यानी 22.5 मल्टीप्लाई होगा, आंसर जो आया होगा वो एरिया का यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके आंसर पे, ठीक है। अब इसको अगर हम रन कराएं तो आप देख पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 215.25 एंड 506.25, ये इसका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आ रहा है। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर, यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है, क्योंकि ये आपको जब समझ में आएगा तो आपको इनहेरिटेंस समझना आसान होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।